स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा की कार्यसूची में खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल। राज्यसभा की कार्यसूची में जनहित के मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर संकल्प। सत्रह राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 13 मार्च तक किए जा सकेंगे नामांकन। 26 मार्च को मतदान और मतगणना। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार उठा रही है सभी आवश्यक कदम। देश में दवाओं की नहीं कोई कमी। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद। भारतीयों को ईरान से लाने के लिए आज से विशेष विमान सेवा होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेल्जियम दौरा टला। एसबीआई केंद्रीय बोर्ड ने नकदी संकट से जूझ रहे येस बैंक में निवेश को दी सैद्धांतिक मंजूरी। रिजर्व बैंक ने 1 महीने के लिए बैंक ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी सीमा की तय। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। कहा घबराने की जरूरत नहीं। निर्भया के चारों गुनाहगारों को अब 20 मार्च सुबह 5:30 बजे दी जाएगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी बार जारी किया डेथ वारंट। निर्भया के परिजनों ने निर्धारित तारीख पर फांसी दिए जाने की जताई उम्मीद। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। शुक्रवार होने की वजह से राज्यसभा के एजेंडे में 5 प्राइवेट मेंबर संकल्प शामिल हैं। उच्च सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति समेत कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2019-20 को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखेंगी। लोकसभा की कार्यसूची में भी आज प्राइवेट मेंबर के संकल्प शामिल हैं। इसके अलावा वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन बिल 2019 भी लोकसभा के एजेंडे में है। 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। और आज के एजेंडे को लेकर, कामकाज को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, शुक्रवार का दिन है। प्राइवेट मेंबर संकल्प के लिए आज का दिन निर्धारित है। राज्यसभा की कार्यसूची देखें तो जनहित से जुड़े कई प्राइवेट मेंबर संकल्प हैं। इसके अलावा लोकसभा में अगर बात करें तो खनिज विधि संशोधन विधेयक है, साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में है। एजेंडा लंबा चौड़ा है। वहीं दूसरी तरफ गतिरोध की स्थिति भी हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में किस तरह की संभावनाएं? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम कल की बात करें राज्यसभा में तो देखिए साफ कह दिया गया है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी की तरफ से, कि 11 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी जो दिल्ली की हिंसा का मुद्दा है उस पर, और वहीं 12 तारीख को राज्यसभा में चर्चा होगी। देखिए शुक्रवार का दिन है और आज का दिन जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके कामकाज के लिए निर्धारित रहता है। और आज भी कई सारे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केवीपी रामचंद्र राव ने एक रेजोल्यूशन वो मूव करने वाले हैं, जिसके लिए जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए लेटर और स्पिरिट में। इसके अलावा विजय पाल सिंह तोमर जो पॉपुलेशन है देश की उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे। और साथ ही संजय सिंह और भी जो सदस्य हैं, राकेश सिन्हा, वो भी एक अपना प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे। तो अब देखना है कि किस तरह से जो प्राइवेट मेंबर का कामकाज है उसको करने के लिए कैसे सहमति बनती है। वहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, सेकेंड अमेंडमेंट बिल, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल, और जैसा कि आपने बताया कि अनुदान मांगों पर चर्चा सोशल जस्टिस मंत्रालय की, टूरिज्म मंत्रालय की और फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर मंत्रालय की। तो बेहद अहम कामकाज है आज दोनों ही सदनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संसद भवन परिसर से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर कल लगातार चौथे दिन
भी गतिरोध बना रहा। विपक्ष के गतिरोध के चलते कल फिर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन में कल लगातार चौथे दिन भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कोरोना वायरस पर सदन में दिए गए बयान के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ शोर मचाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने विपक्षी दलों के सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी थी। If you don't want question hour which belongs to members, they want to raise questions and get answers. Few people coming to the well of the house and shouting slogans, not allowing the house to function, depriving the members and also the people of the country to get information on very important issues. Very important issues. This is not this is the members' right. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow. वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर कल चौथे दिन लोकसभा में भी विपक्षी दलों का गतिरोध जारी रहा। गतिरोध की वजह से पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे के बाद भी सदन में फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के 7 लोकसभा सदस्यों को सदन का अनादर करने के मामले में मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सदस्यों गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बेहनान, मणिकम टैगोर और गुरजीत सिंह औजला को निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसदीय प्रक्रियाओं के नियम 374 के तहत बलपूर्वक कागज छीनने वाले सांसदों का निलंबन किया गया है। माननीय सदस्यगण, आज दोपहर 2 बजे सदन में जब मत संख्या 13 तथा 14 पर चर्चा की शुरुआत हुई, तब कुछ सदस्यों ने सभा की कार्रवाई से संबंधित कागज अध्यक्ष पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछाले गए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ के पटल से कार्रवाई से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं और प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नामित करती हूं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 3/4 सदस्य चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और कुछ सदस्य कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। 3/4 of the members want that house should run and the question hour should go on. And the people who, from last 70 years, people who are caused, people who are the root for this division in this society, they are the Congress people. And how many days the riots took place during their time, they should understand. Now government within 24 hours, whatever action was to be taken, it is taken, and government is ready to discuss on the issue of Delhi unfortunate incidents on 11th in this house. कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में वायरस के खिलाफ 17 जनवरी से तैयारी चल रही है। 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं, जबकि 19 लैब और तैयार की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी संबंधित विभाग कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare
chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home, Textiles, Pharma, Commerce, and other officials, including with state chief secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिस के होना चाहिए, और चीफ मेडिकल ऑफिस 6.5 डिस्ट्रिक्ट्स का हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट उनका होना चाहिए 24/7। दूसरा, जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की, और 2 जगह इस तरह की सुविधा प्राप्त हैं जहां अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है और बाहर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। That there are many countries in the world which have imposed restrictions on large gatherings as a preventive measure. Now, I don't know whether we have come to such a situation at present, but I think the health ministry should be empowered in the event that it reaches such a thing and emergency measures have to be taken, to actually have the right to put restrictions on large gatherings as and when they appear, as a purely precautionary measure. कोरोना वायरस को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने संबंधित मंत्रियों से सभी सुझाव पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील की। Minister for Health, Minister for Railways, Minister for Civil Aviation, Minister for Ayush, and Minister for HRD, please take note of the suggestion that has been given by the members and then take appropriate action and keep informed the people from time to time. Any other new development can be brought to the notice of the House subsequently, please. We have suggestions from all sides. If any member, please, if any member has got any further suggestion, they can give in writing to me. I will pass it on. My office will pass it on to the concerned ministers. Right. कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईजीआई एयरपोर्ट पर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत में दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी रोकथाम के लिए सबको आगे आना होगा। उधर ईरान से भारतीयों को लाने के लिए आज से विशेष विमान सेवा शुरू की जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। देश में अब तक 30 लोगों में इस रोग के लक्षण पाए गए हैं। इनमें से 3 संक्रमित मरीजों का इलाज कराकर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि अब तक 3,542 लोगों के नमूने लिए गए, जिनमें से 3,513 में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। जहां तक सैंपल्स का सवाल है, अब तक 3,542 सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं और जैसा आपको बताया गया 29 उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 3,513 नेगेटिव पाए गए हैं और 92 ऐसे सैंपल्स हैं जिन पे काम चल रहा है। देश के सभी शहरों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 11 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर हमने बिल्कुल आइसोलेटेड रूम्स बनाए हैं कुछ, और इसमें हमने फैसिलिटी रखी है जो कंफर्म्ड केस हैं। अभी तक तो देखो दिल्ली में 2 ही केस हैं, अगर कोई भी कंफर्म्ड केस होता है तो उसको बिल्कुल सेपरेट अलग रूम में रखेंगे। अदरवाइज हमने वार्ड्स भी बनाए हैं जिसमें हम जैसे सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको रखने के लिए वार्ड्स बनाए हैं, और यहाँ पर अभी हमने 11 रूम अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए हैं, और ज़रूरत होगी तो जितने भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उतना तैयारी करेंगे। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली के 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा सरकार ने अस्थायी तौर पर अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कोरोना खतरे के मद्देनजर पड़ोसी देशों से भारत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की स्थिति की समीक्षा की। गृह सचिव ने मुख्य सचिव और राज्यों के डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। राज्यों ने बताया है कि विभिन्न संक्रमण बिंदुओं पर डॉक्टरों द्वारा नियमित जांच की जा रही है। साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। गृह सचिव ने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि अपेक्षित जो परीक्षण किट है और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। वहीं कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इटली, जापान समेत कई देशों में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, यानी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका, इजराइल ने सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रस्तावित जापान यात्रा टाल दी। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बहुत से देश घातक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी उपाय नहीं कर रहे हैं और ये चिंता की बात है। इस बीच कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद ईसा मसीह के जन्म स्थान बैथलहम में बने चर्च को बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उम्रा तीर्थ यात्रा को रद्द करने के बाद एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सऊदी अरब ने गुरुवार को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल को रोगाणुनाशन प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए खाली करा दिया है। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उठाया गया है। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को होगी और उम्मीदवार 18 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 मार्च को होगा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7, इसके बाद तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 5 सीटें खाली हो रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के मुताबिक संसद के उच्च सदन राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसी के तहत दिसंबर तक 73 सदस्यों का रिटायरमेंट होना है। फिलहाल अप्रैल तक 55 सांसद अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने वाले हैं, जिसके लिए वोटिंग 26 मार्च को होगी। इसमें एक सांसद KTS तुलसी नाम निर्देशित हैं, जिनका कार्यकाल 24 फरवरी तक ही है, जबकि उपसभापति और बिहार से JDU से सांसद बने हरिवंश का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं, जिनमें NCP प्रमुख शरद पवार के साथ माजिद मेनन, RPI A के रामदास अठावले शामिल हैं। तमिलनाडु से 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें AIADMK से शशिकला पुष्पा, विजिला सत्यनाथ और DMK से तिरुचि शिवा शामिल हैं। कर्नाटक की 4 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें BJP के प्रभाकर कोरे के साथ कांग्रेस के डॉक्टर राजीव गौड़ा और BK हरिप्रसाद शामिल हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश से 4 सीटें, बिहार से 5 सीटें, झारखंड से 2 सीटें, मध्य प्रदेश से 3 सीटें, गुजरात से 4, राजस्थान से 3 सीटें, छत्तीसगढ़ से 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश से 1 सीट, पश्चिम बंगाल से 5 सीटें, तेलंगाना से 2 सीट, हरियाणा से 2 सीट और मेघालय से 1 सीट खाली हो रही है। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव दरअसल एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था से होता है। राज्यसभा के लिए किसी राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। राज्यसभा में वोट राज्य के विधानसभा के सदस्य डालते हैं। ये विधायक मतदान के दौरान उम्मीदवारों को प्राथमिकता से अपना मत देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जबकि 238 सदस्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने प्रति व्यक्ति कम जल उपलब्धता को गंभीर मानते हुए जल संरक्षण को बेहद अहम करार दिया है। समिति ने राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून को बेहद अहम मानते हुए राज्यों से इस बाबत ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों की समीक्षा करते हुए कई और अहम सिफारिशें की हैं। सरकार की ओर से उठाए गए कई कदमों की सराहना करते हुए समिति ने सुनिश्चित करने को कहा है कि इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। स्थायी समिति ने 2020-21 के दौरान विभाग को आवंटित बजट का भी जायजा लिया। सरकार ने विभाग को नाबार्ड से भी 5,000 करोड़ रुपए की राशि उधार लेने की अनुमति दी है। समिति ने कहा है कि जल मामलों में केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों में मददगार नहीं, उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। समिति ने नमामि गंगा परियोजना में देरी से जुड़े मुद्दों को भी उठाया और कहा कि इसमें तेजी लाते हुए समयबद्ध तरीके से इसे पूरा किया जाए। एसबीआई बोर्ड ने नकदी संकट से जूझ रहे येस बैंक में निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने गुरुवार को बैठक के बाद देर शाम शेयर बाजारों को इस बारे में अवगत कराया। ये घोषणा तब की गई जब इससे कुछ घंटे पहले रिजर्व बैंक ने येस बैंक पर पाबंदियां लगा दी और 1 महीने के लिए जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय कर दी। एसबीआई और एलआईसी दोनों से येस बैंक में सामूहिक रूप से 49% शेयर हासिल करने को कहा गया है। इससे पहले आरबीआई ने गुरुवार को निजी क्षेत्र के येस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया था। बैंक के लिए एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को इसका प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही येस बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले दिन में सरकार ने एसबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों को येस बैंक को उबारने की अनुमति दी थी। अगर इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो कई वर्षों में यह पहला मौका होगा जबकि निजी क्षेत्र के किसी बैंक को आम आदमी के पैसे से वित्तीय संकट से उबारा गया। इससे करीब 6 महीने पहले रिजर्व बैंक ने बड़ा घोटाला सामने आने के बाद पीएमसी सहकारी बैंक के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया था। निर्भया के गुनाहगारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल चौथी बार डेथ वारंट जारी किया। कोर्ट के आदेश पर निर्भया के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि दोषियों को निर्धारित तारीख को फांसी दे दी जाएगी। वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 बार डेथ वारंट जारी किए गए थे, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते दोषियों की फांसी टाल दी गई। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। यूरोपीय आयोग ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की तीखी आलोचना के बीच जलवायु कानून के लिए योजना पेश की है। ये यूरोपीय संघ के 27 देशों के समूह को 2050 तक जलवायु के लिहाज से तटस्थ बनाने के उसके उद्देश्य का आधार बनेगी। इसके तहत यूरोपीय देश अगले 3 दशक के दौरान 0 ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करेंगे। यूरोपीय संघ के कार्यकारी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि समूह की 2030 के लिए उत्सर्जन लक्ष्य इजाफे की कोई योजना नहीं है। आयोग ने कहा कि इस संबंध में एक योजना सितंबर तक पेश की जाएगी। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका गुरुवार को 5वीं बार खारिज कर दी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करीब $2 अरब की धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहा है। मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही 49 वर्षीय नीरव मोदी दक्षिण पश्चिम लंदन के वैंसवर्थ जेल में बंद है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संसद में बहुमत से फिर थोड़ी दूर रह गए हैं।
गुरुवार को अंतिम परिणाम में इसकी पुष्टि हुई। लिकुड पार्टी 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि इसकी प्रतिद्वंदी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली हैं। नेतन्याहू अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ कुल मिलाकर 58 सीटें ही जीत पाए हैं, जबकि बहुमत के लिए 61 सीटों पर जीतना जरूरी था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।